जय हिंद, जय हिंदुस्तान। आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं अध्याय 3 जो है निर्देशांक ज्यामिति। सबसे बड़ी बात जानना कि मैं जब दूसरा अध्याय पढ़ा रहा था उस दिन मैं एक बात बताया हुआ था, यदि तीसरा अध्याय 9th का यदि पढ़ लेते हो ना निर्देशांक ज्यामिति का, एक टॉपिक तुम्हारा 10th का क्लियर हो जाएगा, जो है ग्राफीय विधि से दो चर वाले रैखिक समीकरणों को हल करना, है ना। पहले जो प्रश्नावली है ना हम लोग का जो 3.1 है निर्देशांक ज्यामिति का, उसमें बस थोड़ा सा ना किसी भी वस्तु का स्थिति को बताना है। मतलब जैसे यदि मैं यहाँ खड़ा हूँ, यदि आपको अपने घर पे बताना हो कि मैं कहाँ खड़ा हूँ, कैसे खड़ा हूँ, इसकी स्थिति को बताना है। समझ रहे हो ना बात को। तो सेम उसी तरह जैसे बात को समझना कि हम लोग बताएं, जैसे एक चौराहा है यहाँ पे, ठीक है, और इस चौराहे पे मान लो मार्केट में कभी गए होगे, मेला की बात अभी हटाओ, मार्केट की बात बताते हैं। इस चौराहे में आपको एक चीज जानना पड़ेगा सबसे अति उत्तम तरीके से कि उत्तर की तरफ ऊपर होता है और दक्षिण किधर होता है, नीचे होता है ना। पूरब जो है हमारा वह हमारे दाएं तरफ होता है ना, और जो पश्चिम होता है वह हमारे बाएं तरफ होता है। ये मानचित्र की स्थितियां हैं। कभी भी मानचित्र में यदि दिखाना चाहो तो जो हमारा है वह ऊपर की ओर पूरब नहीं होगा, ऊपर की ओर उत्तर होगा, नीचे की ओर दक्षिण होगा। कभी भी आप कहीं भी खड़े हो, समझ रहे हो ना। गूगल मैप देखना, यूज करना। गूगल मैप में भी यदि आपका जो घर है उत्तर दिशा की ओर है ना, तो ऊपर की ओर दिखाएगा। बात समझ रहे हो ना। अब देखो, यदि आप इस चौराहे में यहाँ पे खड़े हो, कहाँ पे, समझ लो यहाँ पे विवेक सर यहाँ पे खड़े हैं, ठीक। अब देखो, मुझे अपनी स्थिति बतानी है तुम्हें। मैं बताऊंगा कि चौराहे से समझ लो यहाँ के बीच की दूरी है 100 मीटर, है ना। मैं बोलूं कि चौराहे से 100 मीटर दूर हूं, तुम मुझे ढूंढ पाओगे? नहीं ढूंढ पाओगे। रीजन क्या है कि 100 मीटर का मतलब इस चौराहे से मैं इधर भी हूं, इधर भी हो सकता हूं, इधर भी हो सकता हूं और इधर भी हो सकता हूं। यानी कि मेरी स्थिति का पता ऐसे चल रहा है कि मैं इस जो गोल आकृति में बनाया हूं उस बीच में कहीं भी हो सकता हूं, क्योंकि 100 मीटर की बीच की दूरी है ना। और मैं वही बोल दूं कि मैं चौराहे से 100 मीटर उत्तर की तरफ हूं, फटाक से पहुंच जाएंगे। ऐसा हम लोग गति के चैप्टर में भी पढ़े हैं। एक निर्देशांक बिंदु की जरूरत पड़ती है किसी वस्तु की स्थिति को बताने के लिए। रियल बात है ना। तो देखो सेम उसी तरह, तो यानी कि हमें दो चीज की जरूरत है। पहला तो परिमाण, कितना दूर है, 100 मीटर दूर पे है, और दूसरा दिशा, यानी कि किस तरफ है। तो दो चीज चाहिए, एक परिमाण और दूसरा दिशा, है ना। तो कभी कभी क्या होता है कि दिशा, अब ये तो हम लोग मतलब कहीं है तो दिशा सहित बता दिए। कभी कभी क्या होती है ना कि दोनों तरफ की स्थिति को बताना होता है। जैसे यदि किसी लड़के की स्थिति बतानी हो, अब मैं ऐसे समझो, यहाँ मान लो ये क्लास है, यहाँ डिजिटल बोर्ड चाहे जैसे भी बोर्ड से पढ़ाई हो रही है, और यहाँ पे बेंचेज लगे हुए हैं, है ना। बेंच में मान लो यहाँ एक लड़का है, यहाँ एक लड़का, यहाँ एक लड़का, यहाँ एक लड़का, यहाँ 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 यहाँ, ऐसे करके चार चार लड़के एक बेंच पे समझ लो बैठे हुए आराम से। इधर गर्ल्स हैं, इधर बॉयज हैं। समझना बात को। अब इस दूसरे डेस्क पे यहाँ पे बैठे हुए लड़के को अपनी स्थिति बतानी है, तो वो क्या कहेगा? कहेगा कि मैं दूसरे डेस्क पे बैठा हूं। तो जब दूसरे डेस्क पे बैठे हैं तो ये चार स्थितियों का पता चल रहा है ना। और यदि वो कह दे कि मैं दूसरे डेस्क पे दाएं से दूसरे नंबर पे बैठा हूं, यानी कि डेस्क नंबर 2 और दाएं से 2 नंबर, तो यानी कि 2 है ना, इधर से डेस्क 2 और इधर से 2, तो देखो 2 इस पता चला ना। यदि लड़की की स्थिति बतानी हो, लड़की बैठी है मान लो यहाँ पे, उसे बताना हो कि मैं कहाँ बैठी हूं, तो पहले बताएगी डेस्क 3 और बाएं से 3 नंबर पे, समझ रहे हो ना। दाएं से 1, तो बाएं से 1 2 3, तो 2 बिंदुओं की जरूरत पड़ रही है ना हमें। ऐसे ही निर्देशांक ज्यामिति में यदि हम लोग को किसी बिंदु की जरूरत पड़े, जैसे ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, ये मूल बिंदु है 0, इतना तो आप भी अध्ययन कर चुके हो। एक बात बताओ, हमें कोई भी बिंदु बतानी होती है तो हम क्या करते हैं, 1 2 3 4,
1 2 3 4 -1 -2 -3 -4 1 2 3 4 1 2 3 4 -1 -2 -3। बात को समझना। अब हमें बताना है कि मैं यहाँ पे हूँ, समझना बात को। यहाँ पे मुझे बताना है कि इसकी दूरी बताइए, निर्देशांक बताइए, कहाँ पे हूँ मैं। कैसे बताओगे सोचो। तो सबसे पहले जो x पे जो दूरी है उसी को लेते हैं ना। दूरी देखो, यहां से मैं यदि ऐसे काटूं, कहां से होके जा रहा है, 3 से ना। अब तो पहले हम लोग x लेते हैं 3, y की दूरी बताएं तो y तो पूरा ये है ना, तो इसकी दूरी ले तो ये क्या हो जाएगा y, तो ये क्या हो गया 2, तो 3 2 ना ये बिंदु है। अब बात को समझो कि यहाँ दिशा देखें हम लोग, तो किसी वस्तु की स्थिति बतानी है कि भाई वह वस्तु, चाहे हम चाहे आप चाहे कोई भी वस्तु, बात को समझना। तो मेज यूज किए हो, पहला क्वेश्चन हम लोग का मेज का ही है। मेज पे टेबल पे लैंप रखते होगे पढ़ने वाला, चाहे बल्ब, यदि एलईडी ओलईडी होगा तो बाहर लटका होता है, कभी ना इमरजेंसी लाइट जलानी पड़ती है तो टेबल पे ही ना रखोगे। या क्या है, मान लो कॉपी रखे हो, कलम रखे हो, पेंसिल रखे हो, टैबलेट रखे हो ना, लैपटॉप रखे हो अपना, तो भाई पढ़ने वाले यंत्र हैं, कहीं ना कहीं तो रखोगे, एक के ऊपर एक तो रखोगे नहीं। तो उसकी स्थितियां बतानी है कौन सा कहाँ है, अभी मैं उसको भी बता रहा हूं, पहले इसको समझो, ठीक है। तो इस तरह करके पहले x को लेते हैं फिर y को लेते हैं, समझ रहे हो ना बात को। तो ये पूरा है तुम्हारा स्थिति बताने का कि बिंदु ज्ञात होनी चाहिए, यानी कि दो तरफ से हमें बताना है, बात समझ रहे हो ना। मैं तुमसे पूछूं कि भाई इसकी स्थिति बताओ, ये इसकी बिंदु क्या होगी, इसको मान लो a है, इसकी स्थिति बता दो क्या होगी a की स्थिति। तो देखो पहले तो हमें क्या चाहिए कि x अक्ष से चाहिए ना, तो x हमारा क्या है 2 पे जा रहा है ना, तो ऐसे मिलाएंगे हम लोग तो 2 हो गया, और y पे 4, तो क्या हो गया 2 4, समझ रहे हो ना। तो जब तक 2 बिंदु नहीं लोगे तब तक किसी वस्तु की करेक्ट स्थिति का पता नहीं चलेगा। यदि हम लोग यहाँ 4 न लेना तो 2 यहां से लेके यहां तक कहीं भी हो सकता है। जिस तरह ये आदमी की स्थिति थी, वो बोल दे चौराहे से 100 मीटर दूर है और तुम चल दिए ढूंढने, ढूंढत हालत खराब हो जाए, है ना। किसी को अपने घर की स्थिति बतानी होती तो क्या करते हो, बोलते हो ना कि मेरा जो घर है मंदिर से 100 मीटर उत्तर की तरफ है, बोल देते हो। चाहे 100 मीटर दक्षिण की तरफ है तो व्यक्ति 100 मीटर दक्षिण की तरफ बढ़ जाएगा, कह दो मंदिर से 100 मीटर दूर है, घुरियावत जाने निकल जाए उनका, बात सही है ना। तो इसी तरह करके मेले में हो, मान लो मेला में कोई तुमसे मिलने वाला है, कोई फ्रेंड ही है, वो बोल दिया कि भाई हम मेले में मिलेंगे, दोनों आदमी कॉल से बात तो कर लिए, लेकिन अब वीडियो कॉल से भी तुम दिखा रहे हो तो भाई पूरा भीड़ ही भीड़ है, कहाँ समझ पाएगा। सब मेले में दुकान होता है, तुम बता दिए कि जहां मेला लगा है ना, जहां मंदिर है, मंदिर से 100 मीटर या तो आगे हैं, ऐसे भी लोग कहते हैं मंदिर से 100 मीटर आगे हैं, पता चल गया। या 100 मीटर पीछे हैं तभी भी चले जाओगे, 100 मीटर दाएं हैं तभी भी चले जाओगे, 100 मीटर बाएं हैं तभी भी चले जाओगे। तो स्थिति चाहिए ना, पहले तो परिमाण चाहिए और दूसरा दिशा चाहिए। यहां देखो, तुम कहोगे सर यहाँ कौन सी दिशा है, तो दिशा है भाई, तभी तो जाके एक मिड पॉइंट पे पहुंच रहे हो। तो इस तरह करके हम लोग निर्देशांक ज्यामिति के क्वेश्चंसों को हल करेंगे। और इसको जो कार्तीय तल बोलते हैं, इसको अभी हम लोग 3.2 में इसको बड़े डिटेली रूप से पढ़ना है। प्रथम चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश, तृतीय चतुर्थांश, चतुर्थी चतुर्थांश, प्रथम चतुर्थांश में क्या चिन्ह होता है, द्वितीय में क्या चिन्ह होता है, तृतीय में क्या चिन्ह होता है, चतुर्थी में क्या चिन्ह होता है, इसको मैंने आपको थोड़ा सा पहले से बता चुका है, थोड़ा सा ज्यादा कुछ नहीं, उतना ही जानना है। तीसरा चैप्टर बड़ा मजा आने वाला है पढ़ के, समझे, जितना ही समझोगे ना बस, उसके आगे कुछ है नहीं। जैसे कहते हैं ना कि थोड़ा थोड़ा से पढ़ के ना तब जाके कुछ कर पाते हो। ये कई बार सोचो लेके बैठ जाएं तो खा तो पाते ही नहीं हो, ये तो पढ़ाई है, ये तो और नहीं आता, समझे। चलो प्रश्नावली 3.1 के जो क्वेश्चन है उसको बनाने। 3.1 का पहला प्रश्न है, मैं बोला हूं ना टेबल की जो स्थितियां है ना उसे ही बतानी है। क्या है, एक अन्य व्यक्ति को आप अपने अध्ययन मेज पर रखे टेबल लैंप की स्थिति किस तरह बताएंगे। जैसे हम लोग जो अध्ययन टेबल है उस पे लैंप रखेंगे ना, तो सपोज करो कि हम लोग लैंप रखे हैं इस जगह पे, अब इसकी स्थिति को हम लोग कैसे बताएंगे। देखो बता कई तरह से सकते हैं, इधर से नाप लो, ऊपर से नाप लो, बता दो कि दाएं से इतना मीटर, बाएं से इतना मीटर, यदि सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर में,
दूसरे कैसे बता सकते हैं, ऊपर से नाप लो और बाएं से नाप लो। अब ऐसा नहीं कि तुम कर सकते हो कि ऊपर और नीचे से नाप दो, ऊपर से 2 मीटर नीचे से 5 मीटर, पता चले यहां से लेके यहां तक हो सकता है ना। तो ऊपर नीचे नहीं, एक दाएं एक ऊपर, एक बाएं एक ऊपर, ऐसे करके, मतलब बीच में कटना चाहिए लाइन। ऐसे तुम कर लोगे एक सीधी रेखा, कहाँ पता चल पाएगा, समझ रहे हो ना। तो देखो मान लो सपोज करो इधर से 2 मीटर की दूरी है और इधर से 10 मीटर की दूरी है, बात समझ रहे हो ना। तो बताना होगा तो क्या कहेंगे कि बाएं से 2 मीटर दूर और दाएं से 10 मीटर दूर पे हम लैंप रखते हैं। भाई टेबल हमारा थोड़ा सा बड़ा है मीटर के हिसाब से, लेकिन 10 मीटर ज़्यादा लंबा हो जाएगा। 5 मीटर कर दिया जाए, चलो कोई नहीं, इधर से 1 मीटर कर देते हैं। हाँ भाई लिमिट भी होनी चाहिए ना। 1 मीटर बाएं से और 3 मीटर नीचे से कर देते हैं, ठीक है। तो लिखेंगे क्या कि हम अपना लैंप जो है ना टेबल पे, स्टडी टेबल पे, अध्ययन टेबल पे बाएं से 1 मीटर के दूर पे और नीचे से 3 मीटर की दूरी पे रखते हैं, ठीक, बस हो गया, पता चल गया ना, ऐसे करके, ठीक, नोट कर। देखो अब देखेंगे हम लोग दूसरा प्रश्न जिसमें मैंने 2 सड़कें बना दी हुई हैं। अब देखो बड़ा लंबा सा प्रश्न है और करना क्या है, अभी लिखते हैं। करना क्या, जैसे सड़क 1 2 3 बोला हुआ, पता नहीं क्या नाम है, कुछ नाम भी दिया इसीलिए। देखो तो ना इसमें कुछ टर्म एंड कंडीशन दिए हुए हैं सड़कों के, देखो क्या क्या दिए हुए हैं कि सड़क योजना, एक नगर में 2 मुख्य सड़कें हैं, जैसे 2 मुख्य सड़कें होती हैं उसी प्रकार एक नगर में 2 मुख्य सड़कें हैं जो नगर के केंद्र पर मिलती हैं। मान लो ये नगर, इसके केंद्र पे ये दोनों सड़कें मिलती है, एक सड़क इधर से आती है, एक सड़क इधर से आती है ना। आगे देखो ये 2 सड़कें उत्तर दक्षिण की दिशा में और पूरब पश्चिम की दिशा में है। देखो एक उत्तर से दक्षिण की दिशा में है, एक पूरब से पश्चिम की दिशा में है ना। नगर के अन्य सभी सड़कें इन मुख्य सड़कों के समांतर 200 मीटर की दूरी पर है, और जितनी सड़कें हैं ना इन मुख्य सड़कों के समांतर हैं, मतलब इसके समांतर दूसरी सड़क 200 मीटर की दूरी पे, दूसरी सड़क यहाँ है, तीसरी चौथी, ऐसे ऐसे करके इसके समांतर हैं। समझ रहे हो बात को। प्रत्येक दिशा में लगभग 5 सड़कें हैं। प्रत्येक दिशा का मतलब कि पूरब से पश्चिम की ओर 5 सड़कें हैं और उत्तर से दक्षिण की ओर 5 सड़कें हैं, है ना। 1 सेंटीमीटर बराबर 200 मीटर का पैमाना लेकर अपनी नोटबुक में नगर का एक मॉडल बनाइए, सड़क को एकल रेखाओं से निरूपित कीजिए। तो देखो यदि मुख्य सड़कों को हम लोग थोड़ा सा गाढ़ा से दिखा दें और सड़क को एकल रेखा से दिखाना है तो कितनी सड़कें हो रही हैं, कुल मिला के 5 सड़कें, है ना। अपने मॉडल में पहले मॉडल बनाते हैं फिर जो करना होता है करते हैं। देखो सड़कें कुल कितनी है, 5 सड़कें है ना। तो उत्तर से दक्षिण की ओर सबसे पहले मैं 5 सड़कों को बना रहा हूं, ठीक है। देखो पहली सड़क, दूसरी सड़क, तीसरी सड़क, चौथी सड़क और 5वीं सड़क। बात याद रखना कि मुख्य सड़क को छोड़ के 5 सड़कें हैं, बात समझ रहे हो ना। मुख्य सड़क को लेके 5 सड़क नहीं, मुख्य सड़क को छोड़ के 5 सड़कें। अब देखो ये तो पूरब से पश्चिम की ओर के सड़कों को मैंने लिख दिया। अब इसका नाम लिख लो, ये 1 सड़क है, ये 2 नंबर है, ये 3 नंबर है, ये 4 नंबर है, ये 5 नंबर है ना। अब देखो पूरब से पश्चिम की ओर भी 5 सड़कें समानांतर है ना। तो या तो आप नीचे बना लो या ऊपर बना लो। मैं ऊपर बनाता हूं क्योंकि ऊपर हम लोगों ने जगह छोड़ा हुआ है। देखो सड़क नंबर 1, याद रखना 1-1 सेंटीमीटर की दूरी पे सड़क होनी चाहिए क्योंकि पैमाना यहां हम लोग लिखेंगे। सड़क नंबर 2, सड़क नंबर 3, सड़क नंबर 4 और सड़क नंबर 5। एक चीज का आप थोड़ा सा ध्यान देना, मैंने जो बनाया है थोड़ा सा हो सकता है टेढ़ा दिख रहा हो, आप स्केल से पूरे सीधी दूरी लेके 1-1 सेंटीमीटर लेना। देखो यहाँ लिखेंगे पैमाना, पैमाना 1 सेंटीमीटर बराबर 200 मीटर, है ना। ये पैमाना ऊपर लिख लिया जाता है जिससे कि आसानी हो देखने में। अब देखो ये सड़क है 1 2 3 4 5, 5 सड़कें हैं। मॉडल हम लोगों ने बना लिया है ना। अब आगे देखो क्या बोला हुआ है। इतना मॉडल बनाने के बाद आपके मॉडल में एक दूसरे सड़क को काटती है, मतलब ना एक सड़क दूसरे को काटती है। देखो दोनों मुख्य सड़कें यहाँ पे काटती हैं। ये पहला सड़क पहली सड़क को यहाँ काटता है,
पहला सड़क दूसरी सड़क को यहाँ काटता है ना, तो अलग अलग बिंदुओं पे अलग अलग सड़कें काटती हैं। ये चौराहा गिनना हो तो देख लो, एक मुख्य चौराहा है और जितनी चौराहा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे करके गिन लोगे, एक पे 5 चौराहा तो 20 चौराहे होंगे, है ना। तो इस तरह चौराहे हैं मुख्य सड़कों को छोड़ के। अपने क्रॉस स्ट्रीट चौराहे हो सकती हैं, जिसमें ना अनेक क्रॉस स्ट्रीट यानी कि चौराहे हो सकती हैं। एक विशेष क्रॉस स्ट्रीट दो सड़कों से बनी होती है। एक विशेष क्रॉस स्ट्रीट होती है ना, क्रॉस मतलब जो इसको काटे जो बीच में मिले, यही क्रॉस स्ट्रीट है, इसी को चौराहा भी बोलते हैं। ये क्या हो सकती है कि जिसमें से एक उत्तर दक्षिण की दिशा में जाती है और दूसरी पूरब पश्चिम की दिशा में जाती है। यदि एक उत्तर से दक्षिण जाएगी, एक पूरब से पश्चिम जाएगी, तभी एक क्रॉस स्ट्रीट बनेगा। बात समझ रहे हो ना। आगे देखो, यदि दूसरी सड़क उत्तर से दक्षिण की ओर और पांचवी सड़क पूरब से पश्चिम की ओर जाती है तो यह क्रॉस स्ट्रीट पर मिलती है, तब इसे 2-5 कहेंगे। यानी कि यदि उत्तर से दक्षिण पे जाएगी दूसरी सड़क, यानी कि उत्तर से दक्षिण ये है ना, तो दूसरी सड़क यहाँ जाएगी, तो ये दूसरी सड़क है। देख लो इधर, ये कौन सी सड़क है? दूसरी सड़क है ना। और एक सड़क जो पूरब से पश्चिम की जाएगी, पांचवी सड़क। पांचवी सड़क कहाँ पे है? यहाँ पे है। तो ये बिंदु क्या होगा? यहाँ पे होगा। इसको बोलेंगे 2 5। बात समझ रहे हो ना। यानी कि पहले हमें उत्तर से दक्षिण वाले को लिखना है और तब जाके पूरब से पश्चिम वाले को लिखना है। बात समझ रहे हो ना। तो ये किया हुआ है। आगे देखो, तब इसे हम 2-5 से कहेंगे। इसी परंपरा से यह ज्ञात कीजिए कि क्या ज्ञात करना है, कितनी क्रॉस स्ट्रीटों को 4-3 माना जा सकता है। सबसे पहले बताना है, एक पॉइंट ही रख कर दो, चलने दो। कितनी क्रॉस स्ट्रीटों को क्या लिख सकते हैं? 4-3 लिख सकते हैं। और दूसरा बोला है कि कितनी क्रॉस स्ट्रीटों को 3-4 लिख सकते हैं। 3-4 ना। अब देखो बात को समझना। सबसे पहले हमें क्या ज्ञात होना चाहिए? सबसे पहले हमें जो उत्तर से दक्षिण की ओर जा रहा है उसे चाहिए। तो देखो 4 उत्तर से दक्षिण की ओर ना, 4 कहाँ है? यहाँ पे है। तो 4 यहाँ पे होगा उत्तर से दक्षिण की ओर। स्ट्रीट मिलेगा कहाँ? चौराहा कहाँ मिलेगा? तो 3 पे। तो पूरब से पश्चिम की ओर 3 चाहिए, तो यही ना होगा 4-3। क्या होगा? 4-3। कोई दिक्कत नहीं ना। तो देखो 4-3 यहाँ हुआ। ऐसे कितने हो सकते हैं? ओनली वन एक ही होगा, क्योंकि उत्तर से दक्षिण हमें चाहिए। उत्तर से दक्षिण हमें 4 चाहिए, 4 तो यहाँ मिल गया। और 3 भी चाहिए, 3 यहाँ मिल गया। हो गया ना। यदि हम लोग इसके उल्टा करेंगे तो देखो क्या होगा। अब क्या चाहिए? तो लिखेंगे केवल एक ही क्रॉस स्ट्रीट होगी। समझ रहे हो ना बात को। अब देखो दूसरी क्या चाहिए? 3-4। तो पहले उत्तर से दक्षिण की ओर 3 चाहिए ना। 3 कहाँ है बताओ? ये है सड़क 3, और ये यहां से लेके यहां तक, और ये है 4। तो कहाँ मिल रहा है? यहाँ पे ना। तो ये है 3-4। ऐसे कितने सड़कें हो सकती हैं जो 3-4 हो? केवल एक ही सड़क हो सकती है। तो यहाँ भी लिखेंगे केवल एक ही क्रॉस स्ट्रीट होगी जो 3-4 प्रदर्शित करेगी। बस हो गया। नोट। नहीं, ऐसे ही बना लेना, इंचिन से नाप के। हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं प्रश्नावली 3.2। उसके परिचय कुछ दिए हुए हैं उसके बारे में। यदि इसको आप जान जाओगे ना तो फिर 3.2 की कोई खास बातें नहीं रहेंगी जो आपको पता नहीं रहेंगी। सबसे पहले जानना कि एक ऊर्ध्वाधर लाइन और एक क्षैतिज लाइन यदि एक दूसरे को काटती हैं, इसे ही बोलते हैं कार्तीय तल। निर्देशांक ज्यामिति पढ़ रहे हैं ना, तो इसको हम लोग पूरे तल को बोलते हैं कार्तीय तल, या क्या बोलते हैं? निर्देशांक तल बोलते हैं। ठीक है, इसको बोलते हैं कार्तीय तल या निर्देशांक तल। ठीक है, ये दोनों रेखाएं, ये होता है एक्स एक्सिस, ये होता है वाई एक्सिस, है ना। देखो ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को जिस बिंदु पर काटती हैं उसको बोलते हैं मूल बिंदु, है ना। इसको 0 होता है। ये हो गया हमारा मूल बिंदु। अब देखो मूल बिंदु के दाहिने तरफ जितनी संख्याएं होती हैं सब धनात्मक होती हैं। ठीक है, सब धनात्मक होती हैं।
मूल बिंदु के बाएं तरफ जितनी संख्याएं होती हैं वह क्या होती हैं, ऋणात्मक होती हैं, है ना। मूल बिंदु के ऊपर जो होता है वह धनात्मक होता है और मूल बिंदु के नीचे जो होता है वह ऋणात्मक होता है ना। यानी समझना कि एक्स अक्ष पे भी एक धनात्मक एक ऋणात्मक और वाई अक्ष पे भी एक धनात्मक एक ऋणात्मक होता है ना। देखो इसके एक नाम है, इसको बोलते हैं एक्स अक्ष, ठीक है, इसको बोलते हैं वाई अक्ष, है ना। इसका एक और नाम से बुलाया जाता है, इसको बोला जाता है भुज, ठीक है, इसको बोला जाता है कोटि, है ना। तो यदि एक्स अक्ष को हमें कहना हो तो भुज भी कह सकते हैं, एक्स अक्ष भी कह सकते हैं, वाई अक्ष को कहना है तो वाई अक्ष भी कह सकते हैं और कोटि भी कह सकते हैं, है ना। अब देखो इस तरह इस देखने के बाद इस पूरे कार्तीय तल में हमें 4 गो तल दिख रहे हैं। पहला तल क्या है, ये दोनों रेखाओं के द्वारा घिरा हुआ ये तल। दूसरा है इस रेखाओं के द्वारा ये घिरा हुआ, ये घिरा हुआ और ये घिरा हुआ, 4 तल है ना। इसके भी कुछ नाम है, नाम क्या है, इसको बोलते हैं प्रथम चतुर्थांश, चतुर्थांश, है ना। इसको बोलते हैं द्वितीय चतुर्थांश, इसको बोलते हैं तृतीय चतुर्थांश, है ना। अब देखो ये होता है चतुर्थी चतुर्थांश। इस चतुर्थांश के बारे में चतुर्थांश क्यों कहते हैं, इस पूरे पार्ट्स का ये चौथा भाग है। एक भाग एक भाग एक भाग एक भाग, कुल मिला के 4 भाग हैं। इस चारों को जोड़ोगे तो एक भाग होगा, इसीलिए इसको चतुर्थांश कहते हैं, यानी कि चौथा भाग। ये प्रथम है, ये द्वितीय, ये तृतीय, ये चतुर्थी है। कभी भी प्रथम की बात होगी तो समझना यही बात हो रही है ना। अब एक बात जानना कि इस भाग में आपसे क्वेश्चन भी पूछा जाएगा कि हमारे कार्तीय तल में ऊर्ध्वाधर रेखा को किस नाम से रखा जाता है। तो ऊर्ध्वाधर रेखा को क्या या तो कोटि बोलते हैं, नहीं तो वाई अक्ष बोलते हैं। आपसे ऐसे भी पूछा जा सकता है कि ऊर्ध्वाधर मतलब कार्तीय तल में क्षैतिज तल को, चाहे क्षैतिज रेखा को किस नाम से जानते हैं, या तो भुज बोलते हैं या एक्स अक्ष बोलते हैं। आपसे पूछा जाएगा ये जो दोनों रेखाएं जहां मिलती हैं उसे क्या बोलते हैं, मूल बिंदु कहते हैं, है ना। ये 0 से दिखाते हैं, है। इसके बाद ना इतना सीखने के बाद अब हम लोग एक चीज थोड़ा सा ध्यान देते हैं। देखो कभी भी हमें कोई बिंदु लिखना होता है ना, तो इस बिंदु में सबसे पहले हम लोग x को लेते हैं तब y को लेते हैं। कभी भी x का जो मान होगा उसे पहले लेंगे और y का जो मान होगा उसे बाद में लेंगे। तो एक बात बताओ, यदि प्रथम चतुर्थांश की बात करें हम लोग, तो इस प्रथम चतुर्थांश में हमारा x का प्लस वाला पार्ट है ना, तो यदि प्लस को पहले लेंगे और इसमें क्या है y वाले में भी प्लस ही है तो इसको भी पहले लेंगे, तो प्रथम चतुर्थांश का चिन्ह क्या हो जाएगा, प्लस प्लस ना। उसके बाद देखो यदि द्वितीय चतुर्थांश की बात करें तो x अक्ष पे माइनस है ना और y अक्ष पे प्लस है, तो माइनस प्लस इसके चिन्ह हुए ना, तो द्वितीय चतुर्थांश के चिन्ह क्या हुआ, माइनस प्लस। इसी तरह तृतीय चतुर्थांश में देखो कि x भी माइनस है और y भी माइनस है, तो क्या होगा, दोनों माइनस माइनस होंगे, कोई दिक्कत नहीं ना इसमें। और देख लो इस चतुर्थी चतुर्थांश की बात करें तो यहाँ पे हमारा x देखो प्लस है और y क्या है, माइनस है। तो देखना कि इसमें हमारा एक प्लस हुआ एक माइनस हुआ। अब देखो आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्रथम चतुर्थांश में जो चिन्ह होते हैं क्या होते हैं, दोनों धनात्मक होते हैं, है ना। ये एमसीक्यू का क्वेश्चन है और सबसे बड़ी बात आपके पेपर में 20 एमसीक्यू आएगा और 20 एमसीक्यू हो सकता है 2 एमसीक्यू इसमें से आ जाए, तो बड़ा समझना पड़ता है। और मैं भी टेस्ट में एमसीक्यू देता हूं ना, तो एमसीक्यू ऐसे होते हैं जो समझे हैं तो आराम से बना के आएंगे। याद है इस बार टेस्ट में 5 या 6 एमसीक्यू दिए थे फिजिक्स वाले में और पूरे करके आए थे, लोग किए थे ना। क्यों, जो पढ़ा होगा वही किया होगा, रटे वाले लोग नहीं कर पाएंगे। देखो द्वितीय चतुर्थांश में एक माइनस होता है एक प्लस होता है, तृतीय चतुर्थांश में दोनों माइनस होता है, चतुर्थी चतुर्थांश में पहला प्लस दूसरा माइनस। देख लो इसमें भी एक माइनस एक प्लस है, लेकिन इसमें माइनस प्लस है पहले प्लस है ना, पहले माइनस है फिर प्लस है। इसमें देखो पहले प्लस है फिर माइनस है और इसमें देखो दोनों प्लस दोनों माइनस, है ना।
बस इतनी बातें यदि आप सीख जाते हो, एक चीज और जानना है आपको, बिंदु का निर्धारण, जो मैंने पिछले वाले क्लास में बताया हुआ है, बिंदु का निर्धारण कैसे करते हैं अभी भी मैं बताया हूं। पहले एक्स अक्ष लेते हैं फिर वाई अक्ष लेते हैं, है ना। तो पहले इस चीज को मैं बता रहा हूं, बिंदु का निर्धारण कैसे करते हैं, पहले आप इसको नोट कर लो आराम से। अब हम लोग ना देखेंगे इसके कुछ एग्जाम्पल्स को, जो कार्तीय तल के एग्जाम्पल्स हैं। मैंने बताया हुआ है कि देखो, सबसे पहले हम लोग एक्स अक्ष पे जो बिंदु होता है उसको लेते हैं, फिर वाई अक्ष पे जो बिंदु होता है उसको लेते हैं। चलो मैं कुछ एग्जाम्पल के द्वारा इसको क्लियर कर रहा हूं। सबसे पहले देखना कि एक बिंदु हमें इसमें दिखाना है 2, 3 का, है ना। तो याद ये रखना है कि हमें एक्स अक्ष पहले लेना है और फिर वाई अक्ष पे बिंदु को लेना है। देखो अब एक्स अक्ष पे 2 हमारा कहाँ है, तो एक्स अक्ष पे देखो 2 यही है ना। जैसे एक्स अक्ष है पूरा ये, है ना, इस एक्स अक्ष पे पूरा जो होते जाओगे एक जगह 2 मिलेगा, वो भी +2 यहाँ पे। तो देखो हम क्या करेंगे ना, +2 वाले चिन्ह को ये सीधी लाइन से एक सीधा लाइन बना देंगे, है ना। बिंदु का निर्धारण दोनों मिलके करेंगे, एक्स अक्ष और वाई अक्ष। एक अक्ष से आप निर्धारण नहीं कर सकते, है ना। दूसरा क्या चाहिए हमें, 3 ना, तो वाई अक्ष पे 3 चाहिए। वाई अक्ष पे पूरा 3 ढूंढते ढूंढते जाओगे, मिलेगा यहाँ पे ऊपर पे, है ना। ऐसे मिला लोगे इसको, देखो ये दोनों एक दूसरे को किस बिंदु पे काटे, यहाँ पे ना। यही तुम्हारा बिंदु है 2 और 3। बात समझो ना बात को। तो देखो अब इसे क्या करेंगे, थोड़ा सा ज्यादा खींचना नहीं, बस जितना काम है उतना। आने वाले समय में अगले एग्जाम्पल में हम लोग ये लाइनें नहीं बनाएंगे, डायरेक्ट इसको देख लेंगे कहाँ जाके काट रहा है, वहीं पे मिला लेंगे, है ना। लेकिन अभी बेसिक देख रहे हैं हम लोग, एकदम शुरुआती दौर में पूरा क्लियर से चलेंगे। अब देखो मैंने बताया था कि प्रथम चतुर्थांश में दोनों जो बिंदु होते हैं दोनों प्लस में होते हैं। देखो दोनों प्लस में है ना, तो आपसे ये भी बोलेगा कि ये 2 और 3 दोनों प्लस में है, बताओ किस चतुर्थांश में होगा, प्रथम में होगा, है ना। तो ये समझना पड़ेगा भाई। अब देखो दूसरा है -3 और 4। -3 हमें चाहिए एक्स अक्ष पे ना, पूरा ढूंढते ढूंढते जाओगे -3 यहाँ मिलेगा एक्स अक्ष पे, इधर कहीं नहीं मिलेगा। तो ये देखो -3 यहाँ हुआ, है ना। उसके बाद क्या चाहिए, +4 ढूंढते ढूंढते वाई अक्ष पे चाहिए ना, एक्स अक्ष पे तो 4 यहाँ भी है, लेकिन हमें वाई अक्ष पे चाहिए। तो ये हो जाएगा कहाँ पे, यहाँ पे, है ना। एक दूसरे को काटा यहाँ पे, तो ये बिंदु क्या हो गया, -3। देखो ये बिंदु यहाँ लिखे हुए ही हैं, तो फिर लिखने से कोई मतलब नहीं बनता। -3 और 4 यहाँ हो गया, समझ रहे हो। अब देखो प्रथम चतुर्थांश के बाद द्वितीय चतुर्थांश में पहला माइनस होता है, दूसरा प्लस होता है, देखो वही हुआ है ना बिंदु। अब देख लो तीसरा चतुर्थांश दोनों माइनस, आपको पता है दोनों माइनस भी है, देखो कैसे तृतीय चतुर्थांश में होगा, इसकी कोई खास जरूरत नहीं है, इसको मैं कहता हूं धुर्रे। अब देखो -1 -2 ना, एक्स अक्ष पे -2 ये रहा, वाई अक्ष पे -2 ये रहा, दोनों आके यहाँ मिलेंगे, -1 और -2 आया ना, दोनों माइनस में, और यही चतुर्थांश है। तो ये हो गया अपना तृतीय चतुर्थांश का। चतुर्थी चतुर्थांश में पहला प्लस दूसरा माइनस। अब देखो ये चतुर्थी चतुर्थांश का है भी, देखते हैं कैसे। तो ये है 1 क्या है प्लस में ना, ये हमारा है प्लस में, और क्या चाहिए -3। देखो -3 यहाँ है ना, मिला दिए, देखो ये बिंदु कहाँ मिल गया, यहाँ पे। तो -1 नहीं, 1 और -3, है ना। इस तरह करके इस बिंदु के निर्देशांक को हम लोग दिखा सकते हैं, और ये बिंदु का निर्देशांक होता है। अब कभी कभी आपको बिंदु का निर्देशांक देगा, बोलेगा इसको कार्तीय तल में फिक्स कीजिए। कभी कभी आपको बिंदु के निर्देशांक देंगे, पूछेगा किस तल में है, किस चतुर्थांश में है बताइए। कभी कभी चतुर्थांश दे देगा आपको, बताएगा, पूछ लेगा कि बिंदु का प्रकृति बताइए। यदि मैं बोलूं कि चतुर्थी चतुर्थांश के जो बिंदु होते हैं, जो चौथे नंबर के होते हैं, उनका क्या प्रकृति होता है, प्रकृति यही होता है ना, पहला प्लस होता है दूसरा माइनस होता है ना। तो इस तरह करके इसको समझेंगे। अब हम लोग ना इसके जो प्रश्न है, प्रश्नावली 3.2 के, इसको देखेंगे, ठीक है। तो चलो नोट कर लो, इसको भी समझ बताओ, इधर समझना बस एक चीज, 4 और 0 का निर्देशांक क्या होगा, 4 तो कहाँ होगा, तो देखो एक्स अक्ष पे 4 होगा, वाई अक्ष पे 0, तो 0 यही ना, तो ऐसे मिलाओगे तो यही जन्म होगा। तो ये हो जाएगा 4 और 0, बस। इसी चीज में फंसने वाले थे, इसमें भी नहीं फंसे, बस। लोग देख रहे हैं जो 3.2 का पहला प्रश्न है। देखो जो मैंने इंट्रोडक्शन आपको बताया हुआ है ना, यदि उतना आपको आता है, ये कुछ नहीं है क्वेश्चन आपका। देखो क्या है,
निम्नलिखित प्रश्नों में से प्रत्येक प्रश्न का उत्तर दीजिए। क्या है प्रश्न कि पहले थोड़ा सा मैं जो कार्तीय तल है उसे बना दे रहा हूं। ये 0 है, मूल बिंदु है, और जो जरूरत होगी किया जाएगा। ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है ना। देखो क्या है कि कार्तीय तल में किसी बिंदु की स्थिति निर्धारित करने वाली क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर रेखाओं के नाम बताइए। मतलब क्षैतिज रेखा का क्या नाम है और ऊर्ध्वाधर रेखा का क्या नाम है। तो लिख लेना क्षैतिज रेखा का नाम। अब देखो दो नाम है ना, एक है एक्स एक्सिस, तो इसको बोलते हैं एक्स अक्ष बोलते हैं, या दूसरा क्या नाम है इसका, भुज ना। बस दो ही नाम है, या तो एक्स अक्ष बोल लो या भुज बोल लो है। अब देखो दूसरा बोला है ऊर्ध्वाधर रेखा का नाम बताइए। तो ऊर्ध्वाधर रेखा का नाम क्या होगा। पहला नाम होगा वाई अक्ष और दूसरा नाम होगा कोटि। मैंने इसको बता चुका है ना, बहुत आसान सा है। देखो दूसरा क्वेश्चन क्या है, उन दोनों रेखाओं के से बने तल के प्रत्येक भाग के नाम बताइए। प्रत्येक भाग के नाम बताने क्या क्या नाम है। प्रथम चतुर्थांश लिख लेना, उस दोनों रेखाओं से बने प्रत्येक तल का नाम। प्रथम चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश, तृतीय चतुर्थांश, चतुर्थी चतुर्थांश, है ना। ये है पहला का आंसर। दूसरा का आंसर यहां लिख लेंगे, उन दोनों रेखाओं से बने तलों के नाम ना, तलों के नाम। अब देखो पहला है लिखेंगे प्रथम चतुर्थांश, है ना। दूसरा लिखेंगे द्वितीय चतुर्थांश। तीसरा का लिखेंगे तृतीय चतुर्थांश। और चौथा लिखेंगे चतुर्थी चतुर्थांश। जब संस्कृत पढ़ रहे थे तो बड़ा मजा में, पढ़ते नहीं थे लोग 8 में, बात सही है ना। देख लो सब संस्कृति की बातें हैं। अब ना मैथ में भी संस्कृत यूज थोड़ा सा होता है, मैं भी करता हूँ ना, इति सिद्धम लिखता हूँ, संस्कृत की बातें हैं। देखो मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है, इसमें आप मिक्स कर सकते हो, मिक्स हो भी जाता है ना। उसी तरह देखो ये दो क्वेश्चंस के उत्तर हुए, पहला और दूसरा का। अब देखो तीसरा क्या है, उस बिंदु का नाम बताइए जहां ये दोनों रेखाएं प्रतिच्छेदित करती हैं। ये जो दो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है उसका नाम बताना। मूल बिंदु बोलते हैं भाई। यहां लिख लेंगे उत्तर, ऐसे भी लिख सकते हो कि वे दोनों रेखाएं मूल बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं, या ऐसे ही लिख देते हैं वे दोनों रेखाएं मूल बिंदु पर प्रतिच्छेदित होगा ना, छेदित करती है ना। बस यही है, बस इसी तरह क्या करना है, इसको बना ले। बात समझे, बस इतना आसान सा था। मैं बोला हूं ना कि यदि इंट्रोडक्शन आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है इसमें। अब देखो दूसरा में 8 प्रश्न दिए हुए हैं, हमें चित्र बना के दिया हुआ है, और 8 प्रश्न बड़े आसान से हैं। यदि इसको हम लोग कर लेते हैं ना तो फिर कुछ बचे ही ना। ठीक, पहले इसे नोट करो फिर उसे ही बता दे रहा। देखो कितना मस्त का हवा बह रहा है, लाइट भी आ गया। अरे वाह, धीरे धीरे चलियो, धीरे धीरे से। बड़ा लेखा दिया हुआ है। हाँ ऐसे पढ़ते हैं, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, नीचे से वाई ऊपर दिया है क्या। हाँ हम दे दिए तो गलती है।
चलो ठीक है, कोई बात नहीं, अगली बार से हम भी नीचे बनाएंगे, उसमें क्या करना है। पढ़ाते थे ना, बोलता कि काम पढ़ जाएंगे बेसिक, इसलिए उनका याद आ रहा था जब व्याकरण पढ़ाते थे सर ना, बड़े बड़ी बेसिक याद आता। कौन व्याकरण पढ़ा? मणि सर? नहीं, भाई जानना चाहिए, लड़कियों से पूछ लेना चाहिए क्या नाम है इनका। लड़की लोग घर नंबर लेवे देवे जा रहे हो ना। न तुम्हारे पास टाइम बचेगा ना उन लोगों के पास टाइम बचेगा, बतियाओगे कब? नोट कर लिए लो। एक काम करो, कल बताते हैं तब दूसरा क्वेश्चन। एक काम करना, ट्राई करके आना घर से। क्या सेंटेंस पढ़ा देते हैं। बंद कर दो वीडियो। ऐसे लिखते हैं ना, इधर निर्देशांक भी लिख देंगे, क्या बात। देखो पहला है ना, क्या है? बी के निर्देशांक, और क्या है दूसरा? कितना क्वेश्चन दिया हो ना, इस पूरे चैप्टर का कह लो एक ही क्वेश्चन है, ये थोड़ा सा जान वाली क्वेश्चन है, और इसी क्वेश्चन को यदि तुम अच्छे से बना लेते हो ना, फिर पूरे चैप्टर का क्वेश्चन आराम से बना लोगे, क्योंकि इसी में भुज, कोटि, बिंदु, बिंदु के निर्देशांक, बिंदु दिया है तो बिंदु के निर्देशांक, निर्देशांक दिया है तो बिंदु, ऐसे करके सब इसी में है। और जो मैं इंट्रोडक्शन बताया हूं ना 3.2 का, उसी का ये पूरा है। देखो कैसे, सबसे पहला क्वेश्चन है, पहले मैं क्वेश्चन को पढ़ता हूं। तो आकृति 3.14 देखकर निम्नलिखित को लिखिए। ये मतलब बुक में दिया है तो ऐसा दिया हुआ है, हम लोग भाई यहाँ बना दिए, तो यहाँ क्या 3.1, 3.5 जो भी हो चलेगा। देखो क्या पहला क्वेश्चन है, बी के निर्देशांक है ना। भाई ढूंढो बी कहाँ है, तो बी देखते देखते यहाँ पहुंचे हम लोग। सबसे पहले एक्स अक्ष को लेते हैं, है ना। एक्स अक्ष पे क्या है? -5। उसके बाद क्या लेते हैं? वाई अक्ष ना, वाई अक्ष पे क्या है? 2। तो निर्देशांक क्या हो जाएंगे? ये हो जाएंगे -5, 2। बस हो गया, बेसिक सा। ये आंसर है यहाँ के लिए, ठीक है। अब देखो दूसरा क्या बोला है, सी के निर्देशांक। भाई ढूंढते ढूंढते चले, यदि सी पूरा ढूंढ ले तो यही मिलेगा, है ना। अब देखो इसमें एक्स पहले चाहिए ना, तो चल, तो हम लोग सी के लिए भाई लेंगे एक्स अक्ष को, है ना। एक्स अक्ष है ना ये, भाई दबा दबा सा दिख रहा होगा, लेकिन है ये 5, है ना। तो देखो 5 का पूंछ कहाँ गया भाई, यहाँ पे है। देखो तो 5 है, और वाई अक्ष पे क्या है? 5 है, तो -5 है ना। तो क्या हो जाएगा? 5 और -5। देखो माइनस का थोड़ा विशेष ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि यदि x वाला माइनस हो जाएगा तो भाग जाएगा एन, ये वाला माइनस हो जाएगा तो भाग जाएगा नीचे, तो देखना पड़ेगा ना। अब देखो निर्देशांक -3, -5 द्वारा पहचाना गया बिंदु। -3, -5, भाई ये है अपना -3 एक्स अक्ष पे, भागा ऊपर या नीचे, जहां तक नीचे भगा हुआ है, और -5 ये है, दोनों मिले कहाँ पे? ई पे। ई फॉर एलिफेंट, है ना। तो 9th वाले हमारे ई फॉर एप्पल, वाह। देखो तो ई फॉर एलिफेंट, यहां से ई की बिंदु है ना। तो ई का बिंदु मिला हमारा -3 और -5, है ना। अब देखो चौथा है जो क्वेश्चन में लिखा हुआ है, बिंदु 2 -4 द्वारा पहचाना गया बिंदु। जगह थोड़ा सा कम होने के कारण मैंने केवल बिंदु ही लिख दिया है। देखो 2 चाहिए और -4 चाहिए, है ना। 2 हमारा यहाँ पे है एक्स अक्ष पे, नीचे गया हुआ, और -4 यहाँ पे है। क्या बिंदु है? जी फॉर घर माने लकड़ी, तो जी हो गया। इसके बाद 5वां क्वेश्चन है डी का भुज। ये थोड़ा सा क्वेश्चन है सोचने वाला। भुज का मतलब एक्स को हम लोग भुज बोलते हैं ना, तो जो एक्स का निर्देशांक होगा वही भुज होगा, है ना। तो देखो डी है कहाँ अपना, तो ढूंढते 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 यदि चले तो कहीं दिख जाए तो भाई बताएं, यहाँ है डी, छिपा हुआ है यहाँ पे कोने में, है ना। तो ये डी है अपना। इस डी का भुज बताना है। भुज मतलब कि एक्स अक्ष पे जो बिंदु है उससे बताना। एक्स अक्ष है ना, एक्स अक्ष पे 6 है, 2 को तो लेंगे नहीं, वाई अक्ष पे है, तो ये क्या हो जाएगा? 6। तो डी की भुज हो जाएगी 6, है ना। बिंदु एच की कोटि, एच की कोटि बताना है। एच है कहाँ अपना? ये है अपना यहाँ पे। तो भाई ये तो भुज है,
ये कोटि है, तो कोटि क्या है -3 ना, तो क्या हो जाएगा -3। कोई दिक्कत नहीं ना। अब देखो बिंदु L के निर्देशांक पूरा ढूंढ लो, L यहाँ कोने पे दिख रहा है ना, तो L के निर्देशांक के लिए पहले हमें x अक्ष चाहिए। भाई x अक्ष दिख ही ना रहा, हाँ मतलब अलग नहीं है, एक ही में बस y लाइनों पे हो गया, तो x अक्ष 0 है ना, तो x अक्ष 0 हो गया, y अक्ष 5, तो क्या लिखेंगे 0 5। मैं बोला हूं ना कि भाई इस क्वेश्चन को यदि कर लेते हो, जितने तुम्हारे मन में इस टाइप के क्वेश्चन के लिए सब हो जाएगा। बस एक चीज का नहीं दिया हुआ निर्देशांक जो चतुर्थांश है, कि इस चतुर्थांश में किसका प्रकृति होगा, ये बस नहीं दिया हुआ, नहीं तो और सब दिया हुआ। और देखो बिंदु M के निर्देशांक, M का क्या निर्देशांक होगा, तो भाई M हमारा यहाँ पे दिख रहा है ना, तो M का निर्देशांक करें तो बिंदु M यही ना है, तो M के लिए x अक्ष पे देखो -3, अब y अक्ष पे तो कोई बिंदु ही नहीं है ना, तो जब कोई बिंदु नहीं है तो क्या हो जाएगा 0, तो क्या कर देंगे -3 0। इस बिंदु को मत देख लेना, कई लोग इसको देख लेंगे इसको देख लेंगे, भाई इसी को देखना है, तो ये बिंदु यहीं पे है ना। तो बस हो गया, ये जो 8 प्रश्न थे मजे के प्रश्न थे, और 3.2 खत्म। देख रहे हो कितने हंसते हंसते में खत्म हो गया, इतना भारी सा क्वेश्चन नहीं है, ये चैप्टर ही बहुत आसान है ना, नोट कर लो। हम देखने वाले हैं ना प्रश्नावली 3.3, जैसे जो 2 तक था बड़ा मजे में पढ़े हम लोग, सेम उसी तरह है 3 भी। मैंने बताया था ना कि जो चतुर्थांश वाले क्वेश्चन है अभी हम लोग नहीं पढ़े हुए, जो पूछता है कि किस चतुर्थांश में बिंदु देके आ गया हमारे सामने, बताना है किस चतुर्थांश में। देखो कैसे बोला है कि पहला है किस चतुर्थांश में या किस अक्ष पर बिंदु -2, 4, 3, -1, -1, 0, 1, 2 और -3, -5 स्थित है। या तो बताना है कि किस चतुर्थांश में है या किस अक्ष पे है, कोई x अक्ष पे भी होता है, कोई y अक्ष पे भी होता है ना, तो किस अक्ष पे है, कार्तीय तल पर इनका स्थान निर्धारण करके अपने उत्तर स्थापित कीजिए। सबसे पहले तो उत्तर देना है भाई कि किस अक्ष में होंगे, है ना, और तब इसे स्थापित भी करना है। देखो ये है प्रथम चतुर्थांश, ये है द्वितीय चतुर्थांश, ये है तृतीय चतुर्थांश, और ये है चतुर्थी चतुर्थांश, है ना। इसमें क्या है कि इस तृतीय चतुर्थांश में ये चतुर्थी चतुर्थांश है। अब देखो हम लोग को पता है कि प्रथम चतुर्थांश में दोनों प्लस होते हैं, है ना, द्वितीय चतुर्थांश में पहला माइनस होता है, दूसरा प्लस होता है ना, तृतीय चतुर्थांश में सर्वे सर्वा माइनस होता है ना, और चतुर्थी चतुर्थांश में पहला प्लस दूसरा माइनस, है ना। जब इतना हम लोग को याद है तो भाई उसको तो क्यों ऐसे ही बना दे हम लोग। देखो कैसे, पहला क्वेश्चन है -2 4, है ना, ये किस चतुर्थांश में होगा, तो देखो पहला माइनस दूसरा प्लस, है ना, पहला माइनस दूसरा प्लस, द्वितीय चतुर्थांश में ना क्या लिख देंगे द्वितीय चतुर्थांश में, है ना। अब देखो दूसरा क्या है कि 3 -1, पहला प्लस दूसरा माइनस, पहला प्लस दूसरा माइनस, क्या है चतुर्थी चतुर्थांश, है ना। थोड़ा सा मुंह टेढ़ टेढ़ कह के बोल लेना, ठीक है, चतुर्थांश, है ना, तो चतुर्थांश में, ठीक है। अब देखो ये क्या है -1 और 0। एक बात बताओ भाई, -1 है x, y है 0, तो बिंदु तो यही ना होगा, तो जब बिंदु यही होगा तो ये क्या होगा कि x अक्ष पे होगा, है ना। तो एक चीज जान लो, जिसका मान दिया रहता है ना उसी अक्ष पे होता है, समझ रहे हो ना। अक्ष वाला क्वेश्चन में नहीं बताया था कि किस अक्ष पे होगा, इसमें पूछा हुआ है, तो जानना अक्ष वाले को जिसका मान ज्ञात हो। जैसे ना हम जानते हैं ना ये x है ये y है, यदि x का मान ज्ञात हो तो x अक्ष पे होगा, यदि y का मान ज्ञात है तो y पे होगा, क्योंकि y तो 0 है ना, तो भाई तो 0 है, तो ये किस अक्ष पे होगा, ये होगा x अक्ष पर। कोई दिक्कत नहीं ना। अब देखो एक है 1 2, एक बात बताओ दोनों प्लस हैं, भाई दोनों प्लस तो होते हैं प्रथम में ना, किस में हो जाएंगे
प्रथम चतुर्थांश में बोल लेना या में ही ठीक है, में ये पर लिख दिया है ना। अब देखो एक है -3 -5 है ना, ये किस में होगा? तो देखो जब दोनों माइनस है, सर्वे सर्वा माइनस है भाई, तो तृतीय में होगा। किस में होगा? तृतीय चतुर्थांश में। अब देखो हमें बोला है ना कि अपने उत्तर का जो औचित्य है उसे भी दीजिए। भाई उत्तर का औचित्य क्या देंगे? दिखा देंगे, लो भाई इसी में अब देखते रहना। देखो क्या है, पहला बिंदु है -2 4, -2 4 यानी कि x अक्ष पे -2 ना, -2 है अपना यहाँ और 4, तो इसको थोड़ा सा खींच ले ठीक ठाक, और 4 है ना तो प्लस में जाएगा y अक्ष पे, तो ऐसे सीधा ठीक ठाक खींच ले तो ऐसे आके और 4 यहाँ मिल जाए, ये बिंदु है ना। अब ये बिना काम वाली जो लाइनें हैं उसको मिटा देंगे, ज़्यादा घना घना क्या जाना, रहने भी देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। ये है -2 और 4 है, ये किस में है? द्वितीय चतुर्थांश में ना, द्वितीय चतुर्थांश से पहले लिख चुके हैं। अब देखो 3 -1, x अक्ष पे 3 चाहिए ना, ये है, और y अक्ष पे क्या चाहिए? -1, यही ना होगा। दोनों के यदि मिलाएं तो दोनों एक दूसरे से ऐसे आके ऐसे मिल जाए, बिंदु यही ना है। ये क्या है? 3 -1 किस चतुर्थांश में है? चतुर्थी में ना भाई, चतुर्थी तो लिखे ही है। अब देखो -1 और 0, एक बात बताओ, -1 x अक्ष पे किस पे होगा? यहाँ ना होगा, और 0 कहाँ होगा? ये तो यहीं होगा, तो ये बिंदु क्या हो जाएगा? यहीं पे ना। तो ये x अक्ष पे है ना, तो x अक्ष पे तो लिखे ही है, तो ये बिंदु क्या है? -1 0 है ना, लिखना जरूरी है कौन सी बिंदु है, ठीक है। उसके बाद देखो 1 2, x अक्ष पे 1 और y अक्ष पे 2, तो x यहाँ होगा और y यहाँ होगा, ये मिल गया 1 2। एक बात बताओ, ये किस चतुर्थांश में है? प्रथम में है ना, प्रथम में लिखे हैं भाई। और देख लो कि -3 -5, x अक्ष पे -3 यहाँ है ना, और -5 यहाँ, तो दोनों मिलेंगे तो आके ऐसे मिल जाएंगे। ये क्या हो जाएगा? -3 -5। आप इस लाइन को ना भी बनाओ तो चलेगा, मैंने समझाने के लिए बनाया हुआ है, ऐसा नहीं है कि कंपलसरी है बनाना। हाँ, बिंदु कंपलसरी है बनाना भाई, ठीक है। बस इस तरह करके देखो, हम लोगों ने देख लिया, इस तरह देख लिए ना, यानी कि जब हम लोग को कुछ थ्योरियां पता होती है ना, तो फिर क्वेश्चन ज्यादा भारी नहीं लगता है, ठीक है। थ्योरी पे विशेष ध्यान दिया करो, जो इंट्रोडक्शन बताता हूं मैं या परिचय बताता हूं उसका जो भी, तो उस पर ज्यादा विशेष ध्यान दिया करो कि क्या कैसे होता है। एक बात बताओ, जब हम लोगों ने सीख लिया प्रथम चतुर्थांश, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थीय, फिर ये इसमें कोई समस्या नहीं ना हुआ? लग रहा है ना कि हम पढ़ रहे हैं। तो ये है एक क्वेश्चन और इस पूरे चैप्टर का दिया हुआ, और इस प्रश्नावली का लास्ट क्वेश्चन, उसके बाद चैप्टर का। हम लोग ना देख रहे हैं दूसरा प्रश्न क्या है, अक्षों पर दूरी का उपयुक्त एकक लेकर नीचे सारणी में दिए गए बिंदुओं को तल पर आलेखित कीजिए। जो ये सारणी दी हुई है ना, इसी का उपयोग करना है और हम लोग को इस तल में आलेखित करना है। भाई कर चुके हैं, कितनी बार करेंगे इसको? एक चीज थोड़ा सा सीखने वाला है, 1.25, इसे भी कर लेंगे और सब जो है सब ठीक फिट फाट है, ठीक है। तो ना अब कर देते हैं अभी दूसरा को तीसरा। होता है, गलती से मिस्टेक हो गया, गलती से मिस्टेक। अब सुनो, अब पढ़ लेना। लेकर नहीं जनरेटर है, सुनो तो ना, अब इसे क्या करना है हमें? आलेखित कर देना। देखो क्या करेंगे, देखो ये x दिया हुआ है हमको, ये y दिया हुआ है, ठीक है ना। देखो हमें ये नहीं बताना है किस चतुर्थांश में, ओनली वन आलेखित कर देना है, मतलब आलेखित जो बिंदु है दर्शा देना, क्लियरिटी बात ये है। देखोगे पहला है -2, दूसरा है 8, -2 x अक्ष पे है ना, -2 ये है, 8 कहाँ है? लिखे ही नहीं भाई, लिख देते हैं, तो ये 8 है ना। तो देखो -2 यहाँ है, ऊपर लेके जाएंगे, 8 यहाँ लेके जाएंगे, मिलेगा यहाँ पे। अब थोड़ा सा सीधा ही मिला लेना, ठीक है। ये हो जाएगा -2 और 8 है ना, पहली बिंदु मिल गई। अब मैं सिखाया हुआ था कि लाइन खींच के बनाते हैं, तो आप लाइन खींचना यदि थोड़ा सा अनकंफर्टेबल फील करना, लेकिन ऐसे कर लोगे ना, ये भी गलत नहीं है, ठीक है। अब अच्छी बात यह है ना कि हमें बिंदु नहीं बताया, इस बिंदु को लिखना है, ओके। आगे देखो, उसके बाद है -1 और 7, वही बात, ये भी उसी द्वितीय चतुर्थांश में होगा। पहला है -1 ना, दूसरा है 7,
-1 यहाँ होगा और 7 कहाँ होगा, यहाँ होगा। दोनों मिलेंगे इस जगह पे, क्या हो जाएगा, -1 और 7, है ना। उसके बाद देखो दूसरा है 0, एक्स अक्ष पे तो 0 है भाई, चलो ठीक। वाई अक्ष पे -1.25। एक बात बताओ, -1.25 कैसे दिखा सकते हो? -1.25 का मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ कि 0.1 जैसे समझो 0.25 का मतलब होता है कि 1/4, है ना। किसी भाग का यदि किसी को 4 भाग करें उसमें का 1 भाग, यानी कि 1 और इसका पूरे का चौथा भाग है, यानी कि यह है 1, यह है 2, है ना। इसको 4 भाग करें तो 1 2 3 4, तो इसमें यहाँ पे आएगा 1.25, वो भी माइनस में, है ना, क्योंकि इसको 4 भाग किए हैं। समझ रहे हो ना बात को? 1 है पूरा, इसको 4 भाग किए। अब 1/4 में तो 1/4 भाग ले लिए, ये 3 वाला भाग जो 3 को भाग से उसको छोड़ दिए, तो ये होगा 1.25। इसको दूसरे मेथड से भी बना सकते हो, यदि अलग चित्र बनाओ ना, तो जैसे उसमें लिख लेना नीचे वाले में, है ना, तो ऐसे आप लिख सकते हो, यहाँ 0 है, यहाँ लिखोगे 0.25, 0.50, 0.75, 1.00। समझ रहे हो ना, सब में 0.25 का गैप है। उसके बाद देखो 1.25, 1.50, 1.75, ये हो जाएगा 2.0। तो देखोगे वही काम तो हम लोग भी किए हैं ना, कि यहाँ तक 1 था, उसके बाद 1 2 3 4 पार्ट किए हैं। यहाँ देखो 1 2 3 4 पार्ट किए हैं, अब पहले वाले पार्ट को इंडिकेट कर दिए, वही काम है। इससे फायदा क्या होगा ना, एक ही में सब हो जाएगा, नहीं तो फिर 2 चित्र बनाने पड़ेंगे। आपकी मर्जी, बना भी लेना, कोई दिक्कत नहीं है। तो एक चीज का ख्याल रखना, तब इधर भी 0.25, इधर माइनस वाले हैं ना, तो ये माइनस वाले हैं, इधर तब 0.25 प्लस में, 0.50 प्लस में, 0.75 प्लस में, सब एक ही यूनिट में होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि यहाँ 2 का गैप है, यहाँ 5 का गैप है, यहाँ 13 का जगह है, 18 गैप है, भाग जाएगा, समझे। गैप बराबर होनी चाहिए। और कोई दिक्कत के बाद देखो, ये तो निर्देशित कर दिए हम लोग। इसके बाद है 1 और 3। देखो ये प्रथम चतुर्थांश में होगा ना भाई, दोनों प्लस हैं, तो देखो 1 यहाँ होगा और 3 यहाँ होगा, बिंदु हो गए यहीं पे 1 3, कोई दिक्कत नहीं ना। अब देखो 3 और -1 है ना, तो ये है 3, ये है -1, एक पहला प्लस है, दूसरा माइनस है। किस में होने वाला है? चतुर्थी चतुर्थांश में। तो ये है 3 और ये है -1, ये हो जाएगा यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा, 3 और -1। इस प्रकार हम लोगों ने इस जो चैप्टर है ना, तीसरा चैप्टर निर्देशांक ज्यामिति, उसको एक ही वीडियो में पूरे एक साथ हम लोगों ने कंप्लीट किया। और मैं चाहूँगा कि आप इसको शेयर करें, और इसके बाद देखेंगे चौथा चैप्टर। जय हिंद, जय हिंदुस्तान।